नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर, जहां आज चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी मीटिंग होनी है। दोपहर 12 बजे सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी मीटिंग लेंगे। इस बैठक में सभी अहम विभागों के सचिव मौजूद होंगे। साथ ही यात्रा से जुड़े जिलों के डीएम भी शामिल होंगे। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं यात्रा के रजिस्ट्रेशन से दर्शन तक की व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी, ताकि वक्त रहते हर स्तर पर सिस्टम ठीक किया जा सके। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, इससे पहले भी चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली थी। कई बार मीटिंग्स हुई है, आज फिर मीटिंग हो रही है। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? यात्रा मार्ग या वहां पर ठहराव पड़ाव को लेकर या सिक्योरिटी इंतजामों को लेकर? बिल्कुल मेनका, खास बात यह है कि 30 अप्रैल को कपाट खोलने अब लगभग 50 दिन बाकी है यहाँ पर। और ये जो बैठक मुख्यमंत्री आज लेने वाला है, ये चारों धामों के कपाटों की तारीख घोषित होने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है। खास बात यह है कि इस बैठक में चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पेयजल हो, ऊर्जा हो, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी हो, जितने भी डिपार्टमेंट यात्रा से जुड़े हुए हैं और जिसकी यात्रा में जरूरत है, उन सभी के सेक्रेटरीज, यात्रा से जुड़े जिलों के डीएम से मौजूद रहेंगे। जो बात आपने कही कि रजिस्ट्रेशन एक सबसे बड़ी बात है कि कितने यात्री आ सकते हैं रोजाना, कहाँ का दूसरे राज्यों से जो यात्री आएंगे उनके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कितने % होंगे, ऑनलाइन किस तरीके से रहेंगे, इसका दर्शन में अगर भीड़ बढ़ती है तो दर्शनों में क्या व्यवस्था रहेगी, यात्रियों के रुकने की व्यवस्था किस तरीके की होगी, खाने पीने के इंतजाम कहाँ पर होंगे, अगर बारिश बरसात की स्थिति बनती है तो होल्डिंग पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, इस सब का इसमें अपडेट लिया जाएगा। और क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है, खासकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर तमाम बातें हैं कि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हमें एक बार जाने में फिर दूसरी बार जाने में दिक्कत वहां पर ना हो, उनकी प्रोसेस है। तो चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे दीपांकर, एक जो नई बात सामने आई थी कि जो भी ट्रांसपोर्टर, चाहे वो पब्लिक वाहन हो या प्राइवेट वाहन हो, जब वो जाएंगे तो उन्हें ये भी बताना होगा कि कहाँ पर ठहरना है, क्या इंतजाम है, कितने दिन की यात्रा है, कितने लोग हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में, जिसका विरोध दर्ज कराया गया था। क्या उस मुद्दे पर भी आज बात हो सकती है? बिल्कुल मेनका, क्योंकि चार धाम की एक बड़ी बैठक है और इसमें सभी मुद्दे इसमें देखे जाएंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हो, दर्शनों से जुड़ा हो, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हो, यानी कहीं पर भी। क्योंकि चार धाम यात्रा में लगभग 50 लाख यात्रियों के आने का अनुमान इस बार भी है। पहले 23 में 56 लाख आए थे, 24 में 46 लाख आए थे, तो इतने का अनुमान है। तो इस अनुमान के मुताबिक चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, क्योंकि कहीं पर बड़ा कारोबार इससे जुड़ा हुआ है, खासतौर पर गढ़वाल के 6-7 जिलों का। तो आज इन सभी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। मिलता जी, धन्यवाद दीपांकर पूरी जानकारी देने के लिए। तो पूरे देश दुनिया की निगाहें होती है चारधाम यात्रा पर और बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब चारधाम यात्रा को आ रहे हैं। हर साल रिकॉर्ड बन रहा है और ऐसे में इंतजाम भी उस तरह के हो, ये कोशिश है सरकार की। देहरादून से बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां आज उत्तराखंड बीजेपी सभी 19 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। हर जिले में नाम घोषित किए जाने करते समय पदाधिकारी मौजूद होंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंच चुके हैं। बीजेपी संगठन की नई टीम में जनरल महिला, अनुसूचित के साथ ही ओबीसी को भी जगह मिलेगी। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सभी 19 जिलाध्यक्षों का ऐलान आज होना है, जिसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि महिला कैंडिडेट्स कितनी हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अनुसूचित और जनरल कैटेगरी से कितने लोग शामिल हैं। तो क्या फॉर्मूला तय किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आज की जिलाध्यक्षों की घोषणा है, क्योंकि उत्तराखंड में जिले तो मात्र 13 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े जिले हैं उनको कई जिलों में डिवाइड किया है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने 19 संगठनात्मक जिले जो है वो तय किए हैं और इन 19 के 19 जिलाध्यक्षों का ऐलान आज हो जाएगा। लेकिन जो इसकी तकनीक है वो बिल्कुल नई तरीके से अपनाई गई है। पहले ये होता था, अभी तक जितने भी जिलाध्यक्षों के ऐलान हुए पिछले सालों में, उसमें ये होता था कि देहरादून से एक लिस्ट आती थी जिसमें लिखा होता था इस जिले के जिलाध्यक्ष ये हैं, और ये सब लोग पढ़ लेते थे और फिर वो अखबारों में और मीडिया में छाता था। लेकिन आज का जो जिलाध्यक्षों का ऐलान है वो बिल्कुल नए तरीके से होगा। दुष्यंत कुमार गौतम जो कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, वो कल ही जो है पहुंच चुके हैं देहरादून और वो आज पर्चियां निकालेंगे। हर जिले की एक एक पर्ची निकालते चले जाएंगे और 19 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान वो टेलीफोन से, जो भी प्रभारी होंगे, चुनाव के प्रभारी हर जिले में जिनको भेजा गया था 3-3 लोगों को, पर्यवेक्षकों को, वो वहां से उनके नामों का ऐलान करते चले जाएंगे। और जहां भी 19 के 19 जगहों पर ये आयोजन होंगे, वहां पर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं
चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मोर्चों के पदाधिकारी हैं, जिलों के पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया है कि और एक एक जगहों पर नामों का ऐलान होगा। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जिलाध्यक्षों के नामों के ऐलान के साथ ही जो है एक पूरा का पूरा चुनावी माहौल और पार्टी के भीतर संगठन का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये प्रक्रिया जो है तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में पूरी हो जाएगी और इसके बाद जो पार्टी के कार्यालय हैं वहीं पर जिलाध्यक्षों के स्वागत का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। और जो कॉम्बिनेशन होगा, पहले हमने देखा कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, महिलाएं थी और एससी, इनको जगह दी जाती थी, लेकिन अब इसमें एक कैटेगरी और ऐड हो गई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी राजनीति को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में भी अब ओबीसी कोई ना कोई जो है वो जरूर उसे जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। काफी वो एक रोचक सीट हो होने सकती जा है, रहा दो है। सीटें हो सकती हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जी तो काफी रोचक होने जा रहा है आज जिस तरह से नामों का ऐलान होगा जिलाध्यक्षों का बीजेपी के, और पर्ची निकाली जाएगी। पर्ची में किसका नाम सामने आता, किसकी किस्मत खुलती है, वो 11 से 12 बजे के बीच तय होने वाला है। धन्यवाद शैलेंद्र। इस वक्त इधर 2027 भले ही दूर हो, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी इसकी तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है और इसके लिए संगठन में महिलाओं को प्राथमिकता देने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी काफी समय है, लेकिन सत्ता में हैट्रिक बन सके इसके लिए बीजेपी रणनीतिकार अभी से मंथन में जुट गए हैं। संगठन हो या सरकार, यूथ और महिलाएं फोकस पर रहने वाली हैं। शुरुआत संगठन से की जा रही है। मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष के लिए एज लिमिट का प्रावधान इसी रणनीति का हिस्सा है। पूरे संगठन में पहली बार 70% तक बदलाव किया जा रहा है। यही नहीं, मंडल, जिला और प्रदेश की कार्यकारिणी में भी पहली बार महामंत्रियों में एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर विचार हो रहा है। जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधे जा रहे हैं। इस बार बीजेपी अनिवार्य रूप से ओबीसी जिला अध्यक्ष भी देने जा रही है, तो जिला अध्यक्ष पद पर भी इस बार 1 से 2 महिलाओं की ताजपोशी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों 2027 में भाजपा की तीसरी बार सरकार बने, इस रणनीति में जुट गई है और इसके लिए हर स्तर पर, चाहे संगठनात्मक चुनाव का विषय की बात करें, चाहे सरकार की योजना की बात करें, हर स्तर पर आम जनता को संगठन के साथ जोड़ने और सरकार की योजनाओं का आम जनता को लाभ मिले, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। सरकार के लेवल पर भी 2022 के विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा की जा रही है। तय हुआ है कि इसे 100% कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा 2027 से पहले सारे गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना है। गांव में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना बन रही है। इसके लिए केंद्र के बाद अब राज्य सरकार भी सब्सिडी दे सकती है। प्लानिंग ये भी है कि 2027 से पहले हर जिले के अंदर 2 आदर्श विद्यालय खड़े कर दिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी भी खाली नहीं बैठता है, काम दिया जाता है कार्यकर्ताओं को। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संगठन है या केंद्रीय नेतृत्व है, वो समय समय पर दिशा निर्देश करते रहता है ताकि संगठन और कार्यकर्ता अपने जिम्मेदारी को समझे और एक पैनी धार देने के लिए समय समय पर इस तरह के निर्देश मिलते रहते हैं। इसके अलावा देहरादून से टिहरी के बीच टनल बनाने की घोषणा, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब रोपवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे बड़े कामों को बीजेपी टॉप एजेंडे में शामिल करने जा रही है, जिन पर सवार होकर 2027 की वैतरणी पार की जाएगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी के अमरोहा के गजरौला में अभिनंदन समारोह किया गया और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का है। वहीं धामी ने यह भी बताया कि जब से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है उन्हें कई मुस्लिम महिलाएं भी मिली हैं। उन्होंने यूसीसी लागू करने के लिए धन्यवाद दिया। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी की धर्म की प्रथाओं के खिलाफ नहीं है बल्कि कुप्रथाओं के खिलाफ। आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब से हमने यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया है तब से
मुझे जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मिलती हैं तो वह सदैव इस बात के लिए धन्यवाद देती है कि हमने यूसीसी जैसा कानून लागू करने का साहस दिखाया है कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये समाज की जितनी कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है। हरिद्वार में इस बार प्रशासन चारधाम यात्रा पर ट्रैफिक कंट्रोल की तैयारी अर्धकुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए करने जा रहा है। वहीं साल 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला आयोजित होना है, इसलिए चारधाम यात्रा के लिए स्थायी पार्किंग और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठकें शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में ट्रैफिक कंट्रोल एक बड़ी चुनौती हो जाता है, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस नए डायवर्जन बनाए जाने की भी योजना पर काम कर रही है। यहाँ तक कोशिश की है कि हम जो लॉजिस्टिक्स हमें चाहिए उस सब पे भी काम करें, तो उसी को लेके एक होलिस्टिक मीटिंग प्लान की गई थी और वो हमने ली है। जैसा कि आप सबको विदित है कि यहाँ पे अच्छे खासी मात्रा में लोग आते हैं, संख्या में लोग आते हैं। हाईवेज हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो आने में असुविधा नहीं होती है किसी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो उसी को ही लेके हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उनको कैसे एक सुगम तरीके से यात्रा को सक्सेसफुल बना सकें। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, जाहिर सी बात है अर्धकुंभ होना है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महाकुंभ संपन्न हुआ है, पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर है और अर्धकुंभ जब हरिद्वार में हुआ, इस बार निगाहें ज्यादा होंगी, तो तैयारी भी ज्यादा होनी ही चाहिए। जी देखिए, हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और इस बार प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो तैयारी की जा रही है वो इन मानकों के आधार पर की जा रही है कि जो अर्धकुंभ मेला है वो काफी बड़ा और काफी बृहद स्तर पर यहाँ पर होने वाला है और पिछले मेलों की तुलना में, पिछले कुंभ मेले और अर्धकुंभ मेले की तुलना में यहाँ पर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे, इसलिए जो तैयारियां हैं वो भी व्यापक स्तर पर की जा रही है और उसके लिए जो स्थायी प्रकृति की जो तैयारियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने हैं, उसको यहाँ पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है और उनको धरातल उतारने का प्रयास भी शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों की ओर से कई स्तरों पर ये मीटिंग भी हो चुकी है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी अब उत्तराखंड में शुरू होने वाली है। मई महीने में चारधाम यात्रा शुरू होगी और क्योंकि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है, किसी भी तरफ से जो भी यात्री चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं वो हरिद्वार में ही सबसे पहले प्रवेश करते हैं और हरिद्वार में इसलिए ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए चारधाम यात्रा के जो यात्री हैं उनको भी हरिद्वार में कई तरह की सुविधाएं और व्यवस्थाएं देने के लिए प्रशासन को तैयारी करनी होती है। पिछली बार जब हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था, कई सारी गड़बड़ियां हुई थी और उसमें कई सारे सवाल उठे थे। कुंभ के समापन होने के बाद जाहिर सी बात है कि इस बार वैसी कोई गड़बड़ी ना हो, ये सरकार की कोशिश होगी। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ के सोनप्रयाग कैंप के पीछे होटल में रविवार देर शाम अचानक ही आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आग की लपटें दिख रही थी। भीषण आग में 3 लोग झुलस गए, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं 2 घायलों का इलाज सीएचसी फाटा में चल रहा है, जबकि गंभीर घायल को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग के लिए रेफर किया गया। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर, यहां के कोर्ट के बाहर एक युवक के सिर में गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित हानि प्रजापति वैलेजली लॉज में रहता है। आपसी कहासुनी के बाद उसे गोली मारी गई। पुलिस का कहना है कि सुमित बिष्ट नाम के युवक ने गोली मारी है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पीड़ित को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नैनीताल रोड पर एक गोलीकांड हुआ है, जिसमें कि एक हानि प्रजापति नाम को व्यक्ति को गोली मारी गई है। वो अभी गंभीर अवस्था में इसी हॉस्पिटल में अभी आईसीयू में भर्ती है और जो हमलावर है उसका नाम सुमित बिष्ट बताया जा रहा है, जो फरार है। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है, चेकिंग चल रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम अरेस्ट कर लेंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी और कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई और शुभकामनाएं। ये जीत आप सभी के अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा का परिणाम है। हमें आप पर गर्व है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर इतिहास रचा। रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दी और खिताब अपने नाम किया। इस शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं देहरादून में खेल प्रेमियों ने घंटाघर पर आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया और खूब गुलाल भी उड़ाए। उधर उत्तरकाशी के मथौली गांव में एक अलग तरह का ही महोत्सव हुआ है, जिसमें महिलाओं ने जोश के साथ हिस्सा लिया। क्या है ये महोत्सव, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें चिन्याली सौड़ के मथौली गांव की है, जहां घसियारी फेस्टिवल की धूम है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घसियारी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मथौली, इंदिरा, टिपरा, मोरगी, मोघ समेत 10 गांव की 14 महिलाओं की टीमों ने हिस्सा लिया। महोत्सव के दौरान महिलाओं ने तेजी से घास काटकर अपना हुनर दिखाया। इसके बाद महिलाओं ने ढोल दमाऊ की थाप पर अपना पारंपरिक नृत्य भी किया। इस दौरान घसियारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली ग्रामीण महिलाएं काफी खुश नजर आईं। वहीं विदेशी पर्यटक भी इस महोत्सव का हिस्सा बने। और जैसे रोज में अकेले में घास काटते उसमें इतना एंजॉय नहीं होता। आज काफी सारी महिलाओं के साथ में बहुत आनंद आया घास काटने में, और इतनी सारी महिलाओं को एक साथ देखकर मतलब सभी को प्रसन्नता हो रही है। I met organizers of Gasiari Festival during Maha Kumbh Mela in Prayagraj, and I'm delighted to join these initiatives and be helpful. It's a very important day and unique experience. I'm grateful to be here. घसियारी महोत्सव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही घास काटने की परंपरा को भी जिंदा रखना है। एक गांव से लेकर अभी हमारे पास 14 गांव की टीम आ रखी है, तो कम से कम जो आप यहाँ पे पब्लिक देखिए, सबके मन में उत्साह है कि घसियारी होता क्या है। लोगों ने सुना था घसियारी, घास काटने की प्रतियोगिता इसमें हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग गांव के लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और घास काट रहे हैं, तो वो एक मनोरंजन का जरिया है। जैव विविधता के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जो घसियारियों की जो नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान है, वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा इस पीढ़ी के बाद। तो इस चीज को जब आयोजन के माध्यम से करते हैं, इन महिलाओं को एक उत्सव का एक बहाना दे देते हैं, तो ये शायद इस तरह की गतिविधियां ग्रामीण परिवेश में, ये परंपराएं शायद जीवित रह जाएं। पहाड़ में महिलाओं का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहता है। ऐसे में महिलाओं को काम का ही वक्त अपना मनोरंजन करने के लिए मिलता है। वहीं घसियारी महोत्सव में महिलाओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और खूब मस्ती भी की। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। होली का त्योहार इस बार कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। 14 या 15 मार्च किस दिन होली खेली जाए, इस पर जहां अलग अलग राय है, वहीं इस सब के बीच दिक्कतें हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के सामने, जिनकी होली इस बार एग्जाम की वजह से छूट रही है। पिछले कुछ सालों से हर त्योहार 2-2 दिन होने लगे हैं। कभी दिवाली को लेकर कंफ्यूजन, तो कभी रक्षाबंधन के मुहूर्त के चलते असमंजस। इस बार भी होली को लेकर ऐसी ही पशुपेश बनी हुई है। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों ही जगह अलग अलग दिन होली मनाने का फैसला लिया जा रहा है। गढ़वाल में जहां 14 मार्च को होली खेली जाएगी, वहीं कुमाऊं में 15 मार्च को होली खेलने पर सहमति बनी है, जिसकी वजह मानी जा रही है पंचांग की अलग अलग हिसाब से गणना। हल्द्वानी के प्रसिद्ध ज्योतिषविद पंडित नवीन गुरुजी की दलील है कि पूर्णमासी के दिन होलिका नहीं मनाई जाती है।
रंग भरी एकादशी से छठे दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन ही होलिका हो सकती है, क्योंकि रंग 10 मार्च को पड़ रहा है, इसलिए आज से प्रतिपदा की तारीख 15 मार्च हुई। काशी वाली होली जो है वो 14 तारीख को मनाई जाएगी। जो उसी के हिसाब से चलना चाहते हैं वो 14 तारीख को होली मनाएंगे, किंतु जो छलड़ी प्रतिपदा के दिन हमारे यहाँ मनाई जाती है, रंग भरी एकादशी के दिन से छठे दिन में 6 दिन की होली होनी चाहिए। रंग भरी एकादशी से 6 दिन में यानी कि छठे दिन छलड़ी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से 10 तारीख को अगर एकादशी होगी तो उसका 15 तारीख को जो है छलड़ी होगी। तो इस हिसाब से प्रतिपदा के दिन छलड़ी होनी चाहिए। यह निर्णय है 15 तारीख को होली होने का। सभी लोग पंचांग छपने से पहले जो है सामूहिक निर्णय ले लें, क्योंकि देश में एक भ्रांति हो जाती है कई त्योहारों में और लोगों में संशय की स्थिति बन जाती है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी सम्मानित विद्वानों से, सभी लोग एक समिति बनाएं और सभी मिलकर के सारे देश में विशेषकर जो बड़े बड़े त्योहार हैं उनमें एकरूपता होनी चाहिए। उससे सरकारों को भी सुविधा होगी और श्रद्धालुओं को भी श्रद्धा होगी। ऐसे में दिक्कतें बोर्ड स्टूडेंट्स के सामने आ गई है। सीबीएसई का हिंदी का पेपर 15 मार्च को पड़ रहा है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस बार होली नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब होली तो हर साल आती ही है, पेपर तो इसी बार है हमारा 12th का। तो अगर हम एक होली को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहे हैं अपने हिंदी का एग्जाम के लिए तो उससे हमारा रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो मेरा तो यही है कि मतलब अगर होली को साइड रख के मैं अपना एग्जाम में ध्यान दूंगी तो रिजल्ट ज़्यादा सही होगा। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब त्योहारों पर ऐसी स्थिति बनी है, इसलिए अब मांग की जा रही है कि ज्योतिष जानकारों को एक मत होकर ही पंचांग बनाना चाहिए ताकि बार बार ऐसी स्थिति सामने न आए। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से भारती सकलानी उन्याके। अल्मोड़ा में चीर बंधन के साथ ही खड़ी होली का आगाज हो गया। अब एक हफ्ते होलियार घर घर जाएंगे, खड़ी होली का गायन करेंगे। जागेश्वर धाम में भी लोगों ने चीर बंधन किया, जिसमें कई गांव के होलियार शामिल हुए। धाम में आज चीर बंधन के साथ होली का शुभारंभ हो गया है। यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है। यहाँ की 365 गांव गोटों की चीर जागेश्वर धाम में मारी जाती है। इसे गांव-गांव घुमाया जाता है। पहाड़ों पर होली का खुमार लोगों के सिर चढ़ गया है। बैठकी और खड़ी होली का आयोजन हो रहा है, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो होली की मस्ती से सराबोर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम है। चीर बंधन के साथ ही होली अपने पूरे शबाब पर है। होलियार होली के रंग में सराबोर हैं। वहीं कई जगह होली के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। अल्मोड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है और मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड के लिए एक विरासत के रूप में अल्मोड़ा हमेशा एक प्रकार का मार्गदर्शक रहा है। और चूंकि जिस प्रकार से ये मल्ला महल में और आज पूरे बहनों के द्वारा होली के वस्त्र धारण करके पूरे होली के गायन करते हुए पूरे बाजार में अपने होली सांस्कृतिक होली का प्रदर्शन हुआ। बाजारों में होली की झांकियां निकाली जा रही हैं। वहीं बैठी और खड़ी होली की रंगत भी चारों ओर है। महिला और पुरुष होलियारों पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। काफी हर्षोल्लास और रंगों से भरा हुआ वातावरण लग रहा है और अलग अलग जगह की संस्कृति हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं बैठकी होली है, खड़ी होली है, जोहार समिति के अलग से होली चल रही है और बच्चों के द्वारा लगी फूलों की होली यहाँ पर हो रही है। सारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की होलियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहाड़ की होली देखने के लिए पर्यटक भी पहाड़ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले प्रवासी उत्तराखंडी भी अपने घरों का रुख कर रहे हैं और होली के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। अगली खबर बागेश्वर से, जहां के सेरी गांव को हाल ही में नया संस्कृत ग्राम घोषित किया गया, जिसके बाद गांव के लोगों में उत्साह है। गांव वालों को भरोसा है कि संस्कृत सेरी की पहचान बनेगी और उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूती मिलेगी। हमारे गांव को एक नई पहचान उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई है, जो संस्कृत ग्राम सेरी, आदर्श संस्कृत ग्राम सेरी को घोषित करने के लिए। और हम शासन प्रशासन का भी धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सेरी जो अभी नई संस्कृत ग्राम बनी है
तो उसको भी फायदा हो और वहाँ के लोग भी संस्कृत से थोड़ा सा वार्तालाप जो भी है वो सीखें उससे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।